आज मार्केट अगर देखें तो कल बाजार सिर्फ शाम के सत्र में खुला था, वहां पर अच्छी रिकवरी दिखी थी मंगलवार की गिरावट के बाद। लेकिन आगे गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में क्या कुछ हो सकता है, यही आज हम चर्चा करेंगे मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। प्रथमेश माल्या है एंजल वन से, पृथ्वी फिरमार से मनोज जैन है और कुणाल शाह है निर्मल भंग से, और साथ ही आगे डीएन पाठक भी होंगे, सोपा के ईडी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करते हैं। चांदी में 1,47,700 के आसपास कारोबार हो रहा है। शुरुआती तेजी थोड़ी बढ़ी है, शुरुआत में हल्की नरमी भी दिख रही थी, लेकिन कल शाम के सत्र में रिकवरी थी। मनोज जी, क्या लग रहा है, चांदी कैसी दिख रही है आपको सर? 1,47,700 के ऊपर क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी, अगर हम चांदी की बात करें तो एक बहुत ही दायरे का कारोबार यहाँ बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि कीमतें 1,44,000 के सपोर्ट्स को लंबे समय से होल्ड कर रही है। वहीं 1,50,000 के स्तर पर यहाँ लगातार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक कीमतें 1,50,000 के स्तर को पार नहीं करती है, फिर वहां पे फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो एक दायरा जो है बना रह सकता है। 1,50,000 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर फिर यहाँ पे एक बार जो है फ्रेश रैली जो है वो देखने को मिलेगी। तो अगर कहीं भी डिप्स आते हैं 1,35,500, 1,46,000 की रेंज में, तो वहां पे बाय करना चाहिए 1,44,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। और ऊपर में 1,48,500, 1,49,000 के आसपास वहां मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। गोल्ड में क्या करना चाहिए मनोज जी? गोल्ड को अगर आप देखें तो ये भी आज हल्की तेजी दिखा रहा है, लेकिन अब रेंज में ही रह गया है। क्या टाइम करेक्शन का समय आ चुका है, अब बाजार एक दायरे में ही रहेगा या कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए गोल्ड में? बड़े एक्शन के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं विश्वमोहन जी, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। और जिस तरह से यूएस में जो दो गवर्नर के इलेक्शन और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन में यूएस प्रेसिडेंट की पार्टी की जो हार हुई है, तो उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो और बढ़ती हुई नजर आएगी। यूएस शटडाउन के चलते यूएस के डेटा अभी आ नहीं रहे हैं पूरी तरह से, तो उसके चलते भी एक अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन हमारा मानना है कि सोना यहाँ पे लगातार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल $3,870 को लंबे समय से होल्ड कर रहा है। तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और हमारा मानना है कि $4,040 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें निकलने में यहाँ पे कामयाब होती है, तो फिर एक अच्छी बड़ी जो बढ़त है वो फिर सोने में देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे अगर रणनीति बनानी हो तो कॉल ऑप्शन के जरिए बनाई जा सकती है। गोल्ड मिनी की जो कॉल ऑप्शन है नवंबर मंथ की 1,21,000 की, वहां 2,100 के स्तर पर बाय करना चाहिए। 1,850 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट वहां पे 2,600 के रखे जा सकते हैं। ओके, हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं। कुणाल जी, आप बताइए गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? हालांकि ये यूएस में जो अक्टूबर के जो पेरोल्स के जो नंबर थे वो 42,000 बढ़े हैं, जो उम्मीद से ज़्यादा थे। तो लग रहा है कि लेबर मार्केट में उस तरह की चिंताएं अभी नहीं है। हालांकि नॉन फार्म पेरोल नंबर नहीं आ रहे हैं शटडाउन की वजह से। क्या लग रहा है सर, गोल्ड की चाल कैसी दिख रही है? क्या दायरे में ही रहने वाला है अब कुछ समय बाजार? जी हाँ, दायरे में ही रहने वाले हैं बाजार। एक्चुअली गोल्ड में जो तेजी थोड़ी बहुत भी अभी आई है, बाउंस बैक आया है, वो ये जो न्यूक्लियर रेथोरिक रशिया और अमेरिका ने चालू किया है, उसके कारण थोड़ा जियोपॉलिटिकल असमंजस का माहौल बना है। इसके कारण गोल्ड ऊपर आ रहा है। बट अगर ये तो बहुत ही फार फेचेड बात है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है नियर टर्म में। तो ऊपरी स्तरों पे गोल्ड में प्रेशर ही रहने वाला है। तो जैसे गोल्ड 1,21,500, 1,21,000 के आसपास जाता है, वहां से सेलिंग ही आनी है। अपसाइड बहुत लिमिटेड है और डाउनसाइड भी 3,900 और 4,100, ये $200 की रेंज में गोल्ड नेक्स्ट 2-3 महीना करेगा ऐसा लग रहा है। 3,900 के आसपास आता है, वहां पे लेना चाहिए। 4,040-50 आता है, वहां पे बेचना चाहिए। ओके, और चांदी सर, चांदी में किस तरह की राय होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करें यहाँ पर? सेम है, सिल्वर भी नियर टर्म में मुझे इमीडिएटली बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। 1,50,000, 51,000 अपसाइड कैप लग रहा है और ऑन द डाउन साइड 1,44,000, 1,43,000 का कैप लग रहा है। सो मैं रिकमेंड करूंगा ऊपरी स्तर पे बेच के काम करना बेटर रहेगा बाय करने से। ओके, बाई करने से अच्छा है कि ऊपरी लेवल पे आप बेचकर काम करें तो ज्यादा अच्छा है। आप बताइए प्रथमेश जी, जो डे ट्रेडर है, आज इनको ट्रेड करना है सोने और चांदी में, उनके लिए क्या सलाह है? कंसोलिडेशन है थोड़ा यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए मुझे अगर आज के लिए कोई ट्रेड करे तो फिर 1,20,300 पे गोल्ड का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 1,20,000 का स्टॉप और ऊपर में टारगेट 1,21,000। सिल्वर में भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,46,900 पे बाय करना चाहिए।
146,400 पे स्टॉप लॉस, टारगेट 1,47,900। ओके, खबर आ रही है कुणाल जी, वो है चीन में गोल्डन बूम चल रहा है। खबर है ये है कि शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर लोग बिना घर लाए डिजिटल तरीके से गोल्ड खरीद रहे हैं और खरीदारों को वारंट नाम का एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है और उनके लिए सुरक्षित वॉल्ट में उनका सोना रखा जाता है। वो सर्टिफिकेट के जरिए वो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और अब तक इन डिजिटल सर्टिफिकेट से सोने की जो खरीद हुई है वो 85,000 किलो से ज़्यादा का है, जो 2024 की तुलना में करीब 25 गुना ज़्यादा है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं कुणाल जी? आई थिंक डिस्काउंटेड ही है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, सो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये एक गोल्ड फ्रेंजी जो चल रही है, दैट इज नॉट द गोल्ड रीजन फॉर जो गोल्ड में जो हम मूवमेंट देखा है लास्ट में 4,000 से 4,400 तक, 3,800 से 4,400 तक, वो एक पैराबोलिक मूव था। सो ये रीजंस सब साइड में एक सप्लीमेंट की तरह आ रहे हैं, दीज नॉट द मेन रीजंस। तो मैं नहीं मानता हूँ ये न्यूज की बहुत बड़ी इम्पैक्ट देखने मिलेगी। ये आपको लग रहा है कि लोग अब ज्वेलरी के बजाय बाहर से या डिजिटल गोल्ड को ज्यादा वहां पर प्रायोरिटीज दे रहे हैं? जी हाँ, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड ही वन मेजर रीजन है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के लिए। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़े टाइम कंटिन्यू रह सकती है, बट अगर आप फंडामेंटल आउटलुक देखेंगे गोल्ड का तो वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव गोल्ड के प्राइस में आ चुके हैं। तो चलिए, तो ये राय है, जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट थे वो गोल्ड के प्राइसेस में आ चुके हैं, जो भी प्राइस आपने अब तक देखे हैं। चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल को लेकर एक खबर ये भी है कि एक तो कच्चे तेल का स्टॉक यूएस में 50 लाख बैरल से ज़्यादा बढ़ा है और जुलाई के बाद ये सबसे बड़ी वीकली बढ़त है। और साथ ही वहाँ पर गैसोलीन, पेट्रोल का भी भंडार 3 साल के निचले स्तर पे आ चुका है। स्टॉक बढ़ने से ग्लोबल ओवर सप्लाई की चिंता यहाँ पर बनी है। कुणाल जी, कच्चे तेल की चाल यहाँ से कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ तो ओपेक प्लस लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगले साल वो उत्पादन बढ़ोतरी को खत्म करेंगे। इन दोनों तरह की मिक्स खबरें आ रही हैं, किस तरह की चाल रहेगी इन दोनों खबरों के बीच में? ऑलरेडी टूट चुका है, कच्चा तेल ओवरसोल्ड जोन में है, क्या और भी गिरावट बची है? मैं थोड़ा अभी बाय करने के लिए, ट्रम्प ने कल बोला है $2 के नीचे जो गैसोलीन लेके आएंगे उसका इम्पैक्ट है। डिमांड सप्लाई देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा। सो मैं इस तरह पे बाइंग रिकमेंड करूंगा। ओके, आपको लग रहा है कि बाई करना चाहिए। प्रथमेश जी, आप बताइए, आप क्या राय देंगे? अगर ऑप्शंस में कोई मौके दिख रहे हैं क्या आपको अभी? वैसे ऐसे कुछ खास नहीं है, बट मेरे ख्याल से गोल्ड नीचे में 5150, सॉरी क्रूड जो है नीचे में 5150, ऊपर में 5400। तो ऑप्शंस में फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक बार 5300 का पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। ये आपको 110 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा। टॉप लॉस 70 का लगाए, टारगेट 200 के लगाए। ओके, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको लग रहा है कि रेंज में ही है और फ्यूचर्स में अगर बेचना है तो 5340 पे बेचे, 5150 के टारगेट के लिए। मनोज जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? साइडवेज मूव यहाँ देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी, तो मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि ये काउंटर को अवॉइड करें, क्योंकि एक बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं कि ये काफी समय से मूव कर रहा है। आज के लिए जो रेंज है वो 5220 से 5400 की रह सकती है। और नेचुरल गैस मनोज जी कैसा दिख रहा है? 1% की आज तेजी है, क्या जैसे जैसे हम विंटर की तरफ जा रहे हैं क्या यहाँ पर कुछ डिमांड बढ़ेगी, कुछ और बड़ी तेजी की उम्मीद लग रही है क्या एनजी में? बिल्कुल, यहाँ पे सीजनल डिमांड के चलते हम देख रहे हैं कि जो काउंटर है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होल्ड होता हुआ दिख रहा है। 364 एक मेजर रेजिस्टेंस था और हमने उसके ऊपर कीमतों को अब सस्टेन होते हुए देखा है। तो अगर कहीं भी डिप आता है 374 के आसपास तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 366 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 392 के रखे जा सकते हैं। कुणाल जी, आप बताइए, बेस मेटल्स में आपकी राय क्या बन रही है? बेस मेटल्स की चाल आगे किस तरह की दिख रही है? बेस मेटल में ध्यान तेजी का है। कॉपर आप बाय कर सकते हैं 1000 रुपये में, और ऊपर में टारगेट रखना चाहिए 1025 का, स्टॉप लॉस रखिए 990 का। ओके, तो आपको कॉपर यहाँ पर पसंद आ रहा है, कॉपर में आपको यहाँ से तेजी रख रही है। बाकी जिंक, एल्युमिनियम, यहाँ पर तेजी है क्या कुछ कुणाल जी?
ऑलरेडी अच्छी तेजी हो गई है, थोड़ा बहुत 1-1.5% नीचे आके फिर से बाइंग का ही ध्यान है। मेटल में ओवरऑल ध्यान तेजी का है। आप बताइए मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? ओवरऑल बेस मेटल पेक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है विश्वमोहन जी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतें 270 के स्तर के ऊपर बनी हुई है। तो एल्यूमिनियम के नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी 271 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 268 एंड हाफ का रखना है और टारगेट 276 तक के रहेंगे। ओके, प्रथमेश जी आप क्या सलाह दे रहे हैं? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इन तीनों पर आपकी राय क्या है? मेरे ख्याल से कॉपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। कॉपर में रैली अच्छी आ सकती है आने वाली ट्रेडिंग सेशन में। फिलहाल 1001 पे करीब बाय करें, 997 का स्टॉप रखिए, ऊपर में 1010 पॉसिबिलिटी है ये कि 101 पे और 1020 की तरफ भी एक काउंटर बढ़ सकता है। ओके, चलिए शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला। लेकिन मनोज जी और प्रथमेश जी आप बने रहिए, एक खबर है वो पहले ले लेते, फिर आपके पास भी वापस से लौटेंगे। खबर ये है कि सोया मिल एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। भारत के सोया मिल एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ $1 अरब के सोयाबीन बेचने का करार किया है। इससे भारत के सोया मिल एक्सपोर्ट असर होने की आशंकाएं दिख रही है। 2024-25 ईयर में भारत से बांग्लादेश को करीब 1.63 लाख टन सोयाबीन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो इससे पहले वाले पीरियड में, सेम पीरियड में 40% ज्यादा था। अमेरिका का सोयाबीन है वो सस्ता है कि $100 प्रति टन के आसपास सस्ता है भारत के मुकाबले, क्योंकि वो नॉन जीएम वाले हैं और हमारा प्रीमियम है। तो नॉन जीएम वाला हमारा सोया मिल है, वहाँ पर जीएम वाले सोया मिल है, इस वजह से उनके भाव भी कम होते हैं, यील्ड भी ज़्यादा है, पैदावार भी ज़्यादा है। इस वजह से वो जो जीएम वाले सोया मिल भेजते हैं तो उनके लिए कॉस्टिंग भी कम पड़ती है। आप बताइए डीएन पाठक सर, क्या लग रहा है भारत के लिए कितना बड़ा झटका है या ऑल्टरनेटिव मार्केट हमारे पास तैयार है, चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, चिंता थोड़ी है क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक अच्छा ठीक ठाक मार्केट था। उनकी बड़ी कंजम्पशन है 3 मिलियन टन की। लेकिन बांग्लादेश में बहुत सारे सोया क्रशिंग प्लांट अभी उन्होंने लगा लिए हैं, तो उन्होंने सोयाबीन का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना से। तो टू दैट एक्सटेंट हमारा जो सोयाबीन मील का मार्केट है वो कम हो गया है। अब एक बड़ा जो उन्होंने करार किया अमेरिका से, तो क्योंकि वो अपना सोयाबीन मील अब अपने देश में ही बना सकेंगे तो उनकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कम होगी और जो भेज पाते थे, हमारी भेजने की वजह यह थी कि बहुत नजदीक में है, पास में है, वॉइस टाइम नहीं था, थोड़ी तो जल्दी मिल जाता था। लेकिन अब लेकिन हमारा सोयाबीन मील क्योंकि महंगा है और हमारा सोयाबीन भी महंगा है, तो उतना है अपना एक्सपोर्ट मार्केट बांग्लादेश का कम हो जाएगा। ये फर्क पड़ेगा अपने उससे। ओके, तो अपने लिए और ऑल्टरनेटिव मार्केट कौन है जहां पे स्ट्रांग है, जहां से भरपाई हो सकती है सर? देखिए, अपने पास ऑल्टरनेटिव मार्केट नहीं है। समस्या ये है कि हमारी प्राइस, हमारी कीमत दुनिया से ज्यादा है। हमारी एमएसपी $600 है, $620 है। अब वहां पे तक सोयाबीन की कीमत $418 है, $415 है। तो इतनी जब विसंगति है, प्राइस इतनी कम है दुनिया में, तो फिर हम आउट प्राइस्ड हैं। हमारी समस्या ये है, मार्केट तो दुनिया में जितनी है उतनी है और नॉन जीएम की मार्केट थोड़ी हमारे लिए निश मार्केट है, हमारा यूएसपी है। तो हम यूरोप में और जापान में जिसको फूड के लिए चाहिए वहां एक्सपोर्ट कर पाते हैं फूड के लिए, लेकिन प्राइस के चलते हुए मार्केट ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बात नहीं है, समस्या सिर्फ कीमत की है। और सर ये भी है कि यूडीआर जो नियम है वो पालन करने के लिए आप लोगों की तैयारी चल रही है, खास करके एमपी गवर्नमेंट भी इसमें काफी सपोर्ट कर रही है। उस फ्रंट पर क्या अपडेट है ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक्सपोर्ट हो पाए? देखिए, एमपी गवर्नमेंट को हमने करीब 4 महीने पहले अप्रोच किया था कि हम यूडीआर का पालन करने के लिए इंडिविजुअल एक्सपोर्टर नहीं कर पाएगा, बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। और मैं बड़े खुश होकर कहना चाहता हूँ कि एमपी गवर्नमेंट ने हमारी इतनी मदद की है उसमें कि उनके पास जो डेटा है वो प्रोवाइड कराने के लिए खेत का पॉलीगॉन और वगैरह वगैरह। तो यूडीआर, हम अगर यूडीआर लागू होता है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम उसको कर पाएंगे और शायद ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि बाकी मुल्क जो हैं वो अभी यूडीआर का पालन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ असल में डिफोरेस्टेशन है, हमारे यहाँ डिफोरेस्टेशन है नहीं। हमको सिर्फ पेपर वर्क करना था और यूडीआर की कंप्लायंस करनी थी, जो कि हम कर पाएंगे एमपी गवर्नमेंट की मदद से। तो हमारे लिए अच्छी बात है। अभी तो बातचीत चल रही है यूडीआर में कि शायद थोड़ा आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए,
1 साल की बजाय एक टाइम दिया जाए। वो अब मालूम नहीं कि यूरोपियन पार्लियामेंट क्या करेगी, लेकिन हम यूडीआर ऑलमोस्ट तैयार हैं और एमपी गवर्नमेंट ने उसमें हमारी बहुत मदद की है। ओके सर, एक आखिरी सवाल, सोयाबीन उत्पादन को लेकर क्या फाइनलाइज हो गए सर? नंबर क्या हुए हैं फाइनल अब? नंबर मैं दे चुका हूँ अक्टूबर में, अभी उनको अभी रिवाइज नहीं करने वाले हैं। फरवरी में जब मिड टर्म सर्वे करेंगे तब रिवाइज की बात सोचेंगे। अभी तो मेरे नंबर 105 आई थिंक 105.5 लाख टन है जो कि हमने दिए। सरकार के आंकड़े अभी आ रहे हैं, फर्स्ट रिपोर्ट आई है, वो हमारे आंकड़ों से काफी ज्यादा है, लेकिन वो शायद हमेशा ऐसा ही होता है, सरकार के नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं। हमने अपने सर वैसे रहता क्यों है, इतना ज्यादा क्यों जाता है सरकार का और आपके नंबर कम रहते हैं? क्या सटीक नंबर है आपके? देखिए, मैं इस जगह में नहीं पढ़ना चाहता, तो ये कहना चाहता हूँ कि हम जो नंबर देते हैं उसकी बाकायदा सप्लाई डिमांड बनाते हैं और सालों दर साल बनाते हैं कि इतना पैदा हुआ, इतना एक्सपोर्ट हुआ, इतना क्रश हुआ, इतना बकाया है। सरकार शायद एसएनडी नहीं बनाती है, उनके अपने तरीके हैं नंबर निकालने के, मुझे नहीं पता क्या तरीके हैं। उनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है उपज निकालने की। हमारे साथ ये कि हमको ट्रेड के देखते हो जो असल में उत्पादन हमको दिखता है ग्राउंड पे, हम वो बताते हैं। सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या हो सकता है उनके नंबर ज्यादा आते, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सालों साल होता है। ऐसा नहीं कि एक बार उनके नंबर ज्यादा हो कम हो, हमारे उनके नंबर कभी मैच नहीं करते हैं। पिछले साल उनके नंबर लेकिन सर फाइनल क्या निकलता होगा? सही कौन होते हैं, आप लोग हो जाते हैं, सरकार हो जाती है जो इतनी मशीनरी के साथ ये डेटा निकाल रही है? देखिए, ये आप मुझे ऐसी जगह पिच कर रहे हैं जहां मैं बोल नहीं सकता कुछ। सरकार सही है, मैं सही हूँ, ये फैसला आप करिए कौन सही है। मैं ये कह सकता हूँ ट्रेड के जो लोग हैं वो सोपा का नंबर ही मानते हैं। ओके मैं अगर कहूँ तो यूएसडीए भी सोपा का नंबर ही लेके चलती है। ओके बाकी सरकार का डेटा है, मैं उसको कैसे चैलेंज करूँ? मेरे पास कोई हाँ, तो उनके अलग प्रायोरिटीज है, आपके प्रायोरिटीज ट्रेड बॉडीज है, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट करें, तो डेफिनेटली आपके हमारी प्रायोरिटीज ये है कि जो सही खबर है, जो हमको लगती है इतनी उपज है, वो ही बताएं, ताकि ट्रेड जो है वो उस पे लेके चल सके और मिसगाइड ना हो। हाँ, नंबर का काफी ज्यादा असर होता है, उससे मार्केट में काफी स्पेकुलेशन भी होता है, इसलिए मैंने पूछा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और ये तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी। एक और खबर ये आ रही है कि टैरिफ के बावजूद श्रिम्प की डिमांड बरकरार है। इंटरनेशनल में काफी अच्छा श्रिम्प का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। श्रिम्प ही नहीं, बाकी मरीन एक्सपोर्ट भी भारत से 17% बढ़ा है, जबकि ट्रंप की टैरिफ के बाद चिंताएं ज्यादा थी। $3.97 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2025 की पहली छमाही को लेकर। ये नंबर हैं, एक नंबर वो स्क्रीन पर दिखा भी दीजिएगा। सितंबर महीने में जो एक्सपोर्ट है वो करीब 23.5% बढ़कर $781 मिलियन हो चुका है। क्रिसमस न्यू ईयर डिमांड ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है। ट्रंप टैरिफ जारी रहने के बावजूद इस तरह की बढ़ोतरी अच्छी बात है, और हमने पहले भी कहा था कि असर नहीं होगा, कि भारत का दबदबा भी है इस मार्केट में, और जिस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भारत की तरफ से जाते हैं इसकी भरपाई और कोई बाजार नहीं कर सकता। हो सकता है कि बहुत सारे मार्केट हैं जहां पे अच्छा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें चीन, वियतनाम और थाईलैंड भी है, लेकिन भारत भी काफ़ी इसमें इनका बड़ा दबदबा है, तो इस वजह से, और वो हम देख भी रहे हैं कि इन सब चैलेंजेस के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मरीन एक्सपोर्ट्स के जो नंबर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और एग्री कमोडिटीज़ पर राय लेंगे, जल्द लौटते हैं। और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और एक अहम खबर दे देते हैं। वो खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अक्टूबर में बारिश हुई है और नवंबर की शुरुआत में भी काफ़ी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में इतनी बारिश हुई है कि धान की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर की जो शुरुआत तक जो ये बारिश हुई है, इससे करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया फसलें, इन एरिया में जो भी फसलें थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुई हैं। और जो ज़िले हैं उसमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और थाने जिले, ये ऐसे जिले हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने जो फसलें, धान की खेती वाली जो फसलें थी, उसे सुखाने के लिए रखा था, वो फसलें या तो बारिश से बह गई या फिर सड़ गई। और लगातार जो मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि हमने सितंबर में भी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखा था, इससे अब कई जैसे कीट रोग लग हैं। और कोंकण क्षेत्र में करीब 4 लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती होती है, और ज्यादातर यहाँ कोंकण में धान की खेती होती है, जिसको काफी ज्यादा झटका लगा है, काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। इससे पहले हमने हल्दी की फसल के बारे में भी आपको बताया था कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। चलिए, ये एक अहम अपडेट था, किसानों के एंगल से जाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे किसानों को क्या दिक्कतें हो रही
सितंबर से लगातार बारिश से वहां के किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। मनोज जी, अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की, यहां से एग्री मार्केट का। हल्दी पे बताइए, महाराष्ट्र की बात हो रही तो हल्दी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आज 1.25% तेज है। क्या लग रहा है सर, ये तेजी आगे बनी रह सकती है क्या? हल्दी में भी यहाँ पे एक दायरे का ही कारोबार बना हुआ है विश्वमोहन जी। हम देख रहे हैं कि 14,100 से 15,200 की रेंज काफी समय से बनी हुई है, तो ये दायरा बना रह सकता है। 15,200 के पार अगर कीमतें निकलेगी तो ही फिर यहाँ पे एक बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी, नहीं तो ये दायरा बना रह सकता है। मनोज जी, ग्वारसीड ग्वारगम पे बता दीजिए, छोटा सा वक्त है। यहाँ भी एक दायरे का ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो बेहतर होगा काउंटर को अवॉइड करें। अभी यहाँ पे कोई एक फ्रेश ट्रिगर तेजी को लेकर के नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अतमेश जी आपका भी और मनोज जी आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम रुख करेंगे इक्विटी मार्केट का। जब लौटते हैं, नमस्कार।